पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों आपको पता है प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। जो कांग्रेस का लाहौर सेशन था, कांग्रेस का लाहौर सेशन, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने ऐलान करा था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से BSSC CGL पे बेस्ड होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गरारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? गरारी जो शैली है, लोक नृत्य शैली है, वो किस राज्य से मतलब फेमस है दोस्तों? तो ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से फेमस है दोस्तों, है ना। यही की ये लोक नृत्य शैली है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। लोन फॉक्स डांसिंग किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है और ये बहुत ही फेमस राइटर है दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताएं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई, तो दोस्तों उनका नाम है रीता फारिया, है ना। याद रखिएगा 1966 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, है ना, जो कि पहली एशियाई भी है ये दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। और पहली मिस यूनिवर्स कौन रही है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो अभी के समय में अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो हमें पता है दोस्तों, जो कि आपका 2021-22 का जो आया था सर्वे, उसमें हमको पता चला था कि जो सर्विस सेक्टर ने इसका बहुत बड़ा स्टेक है, बहुत बड़ा ये परसेंटेज वो करता है ना, होल्ड करता है। ये लगभग 53% के अप्रॉक्स, है ना। 50% से ज़्यादा ये GDP में इसका कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन नरमपंथी नेता थे? तो दोस्तों ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी तो बिल्कुल भी नहीं, लाला लाजपत राव बिल्कुल भी नहीं, बिपिन चंद्र पाल बिल्कुल भी नहीं। ये तो लाल बाल पाल दिए, तो तीनों साफ साफ दिख रहे हैं ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, जो कि नरम दल के नेता थे दोस्तों, है ना। चलिए, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? तो होम रूल लीग की स्थापना किन्होंने करी थी दोस्तों? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, एनी बेसेंट थी और कौन थे दोस्तों? तो एक बाल गंगाधर तिलक था, है ना। यही दोनों ने देश में अपना सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना करी थी। तो इसमें ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों वो थे अरुणा अशरफ अली, है ना, अरुणा अशरफ अली, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्होंने क्या एक्चुअली, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले ये पहली महिला भी रही है ना, ये भी याद रखिएगा, पहली महिला ही रही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? 1929 में की गई थी, आपको पता ही है। 1929 में की गई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। लाहौर सेशन था कांग्रेस का, लाहौर सेशन था दोस्तों, है ना, कांग्रेस का लाहौर सेशन 1929 का। और उसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और कही कि नेक्स्ट साल से, अगले साल 26 जनवरी से हम लोग क्या करेंगे तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे दोस्तों, है ना। पूर्ण स्वराज की घोषणा उसी समय तो करी थी ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, भारत में प्रथम आंतरिक सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारत में पहली बार आंतरिक सरकार की जो की गई थी वो कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1946 को की गई थी दोस्तों, है ना। और उस समय 12 सदस्य ही थे जिन्होंने शपथ ग्रहण करी थी, है ना, शपथ ली थी। 12 सदस्य थे टोटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 12 मेंबर के साथ लिया गया था।
326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो लड़ा गया था युद्ध, वो लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे दोस्तों, है ना, झेलम नदी के किनारे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? ये किया गया था दक्षिण भारतीय वंश जो थे विजयनगर साम्राज्य की, वो किया गया था हरियर और बुक्का वंश द्वारा की गई थी, है ना, हरियर और बुक्का वंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, हरियर और बुक्का वंश। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना किन्होंने करी थी? तो दोस्तों आपको पता ही है, लाला हरदयाल, कासिम राव और सोहन सिंह ने मिलकर 1933 में अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। और ये क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि विद्रोह किए जा सके, मतलब जो भी रूलर है उनके खिलाफ, है ना। सरदार अजीत सिंह इसमें सक्रिय सदस्य भी रहे थे। बाद में पता चला कि सरकार ने इसे दबा ही दिया, एक्चुअली बाद में जाकर ये विफल भी हो गया ना। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है ना? देखते हैं दोस्तों, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसमें, तो आपको पता चल गया। भीम नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। बाकी सब चीज़ें हैं, जैसे गोमती हो गया, चंबल हो गया और बेतवा हो गई, ये कहीं ना कहीं गंगा की सहायक नदियों में से एक है ना, याद रखिएगा। चलिए, और ये भीम नदी के अगर बारे में बात की जाए तो ये भागीरथी नदी के भी नाम से जाना जाता है, भीमरथी के नाम से भी जाना जाता है। और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर क्रॉस करती है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटका से क्रॉस करती है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति होते हैं क्या? भारत का वास्तविक शासक, भारत के संवैधानिक शासक और भारत का और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। कौन है तो दोस्तों? तो ये होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का क्या होता है एक्चुअली में, तो ये संवैधानिक और नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि नाम मात्र के अध्यक्ष है, नाम मात्र के वो है, तो ये संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, है ना, संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं एक्चुअली में, क्योंकि सारे फाइनल जो साइन होते हैं वो इन्हीं के होते हैं। फाइनल किसी भी बिल हो, कोई भी हो, है ना, फाइनल सिग्नेचर तो इन्हीं का होना है। चलिए, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पद से संबंधित अगर कुछ बात कर ली जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 और 59 में ऐसा वर्णित है। क्या है दोस्तों? 58 और 59 में जो आर्टिकल है 58 और 59, उसमें ऐसा वर्णित है। क्या है? तो 59 के अकॉर्डिंग क्या है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल हो गया। अगर इसके अलावा सदनों में किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो राष्ट्रपति पद के धारणा की तिथि से वो सदन की सदस्यता छोड़ देगा, है ना। जिस दिन अगर मान लो कि कोई सदन का सदस्य है तो अगर वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है ना, तो फिर उसको सदन का जो सदस्यता है उसकी वो हटा देनी पड़ेगी, है ना, उसको ख़त्म कर देना पड़ेगा, तभी जाकर वो राष्ट्रपति पद बन सकता है। जैसे कि अभी का ही इलेक्शन देख लो आप लोग, बहुत सारे ऐसे मतलब कैंडिडेट हैं जो कि पहले से हैं, सदन के सदस्य हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग को मतलब वहाँ से हटना पड़े। जैसे कि रामनाथ कोविंद है, तो वो जब बने तो उसके मतलब पहले वो थे ना, उसके पहले एक वो राज्यपाल हुआ करते थे, तो राज्यपाल से जब हटे उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। तो एक समय में एक साथ दो मतलब पद पे नहीं रह सकते वो लोग, है ना, याद रखिएगा, यही इसका मेन फंडा है, दैट्स इट। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के किस प्रस्तुति की जानी चाहिए? आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए कितने दिनों के अंदर, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता है आर्टिकल 352 के 2 के अकॉर्डिंग, 352 के 2 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को सदन द्वारा 1 महीने के अंदर और अनुच्छेद 356 के 3 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन संबंधी उद्घोषणा को 2 महीने के अंदर स्वीकृति कर ले जानी चाहिए। यही इसका कंफर्म होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 महीने के अंदर, आर्टिकल 352 के 2 के अकॉर्डिंग, है ना, 1 महीने के अंदर, याद रखिएगा। राष्ट्रपति आपात की घोषणा की बात कर रही है ना। चलिए, जो मंत्री परिषद है दोस्तों, उनका क्या है,
कैबिनेट के बिल्कुल समान है। कैबिनेट में छोटा निकाय है इनका, कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है, किसी तरह कैबिनेट से संबंधित नहीं होती है। तो जो मंत्री परिषद होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री के अतिरिक्त राज्य मंत्री में भी शामिल होती है ना, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री परिषद में एक्चुअली, है ना। क्योंकि आप देखते हो कैबिनेट मंत्री तो होते ही होते हैं, उसके अलावा राज्य मंत्री भी शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे राज्य मंत्री को भी, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का ही तो एक संघ है ना, संघों का ही तो एक देश है। चलिए, राज्यों का ही तो संघ है ना, इसी वजह से। चलिए अगला क्या है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। तो दोस्तों राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है, तो ये संचित निधि पर भारित होता है एक्चुअली। और ये आपका जो भारत की संचित निधि है उसी पर होता है ना, एक्चुअली ये राज्यों की संचित निधि पर भारित होता है ना, राज्यों की संचित निधि पर होता है। क्योंकि राज्यपाल तो एक्चुअली हेड होता है स्टेट का ना, तो स्टेट से ही तो उसका पैसे आएंगे ना। और इनकी जो सैलरी होती है दोस्तों कितनी होती है, 3,50,000 होती है ना। और ये आर्टिकल 202 के 3 के ए के तहत ऐसा है ना कि इनको 3,50,000 की सैलरी मिलती है, याद रखिएगा। 3,50,000 की सैलरी मिलती है दोस्तों राज्यपाल को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री एक शतादल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा शतादल का अध्यक्ष ही होता है, शतादल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता ही भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं, शतादल का अध्यक्ष हो सकते हैं ना। जैसे अभी के समय में नरेंद्र मोदी है तो बीजेपी के अध्यक्ष ही है ना एक, तो ऐसा हो सकता है ना। जो भी मतलब पार्टी जीतती है उसके जो प्रमुख नेता होते हैं वही बनते हैं ना, उन्हीं को बनाया जाता है ना, पार्टी के द्वारा ऐसा मतलब डिसाइड किया जाता है कि कौन बनेगा ना। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, तो ऐसा मतलब पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, है ना। क्योंकि ये आपका है ना आर्टिकल आपका कितना 153, जो आर्टिकल 153 है ना वो क्या कहता है दोस्तों, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होते हैं, ऐसा तो कंफर्म है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा कहा गया ना, वो आर्टिकल 153 कहता है। तो आर्टिकल 153 क्या कहता है दोस्तों, तो आर्टिकल 153 कहता है कि एक व्यक्ति को एक राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए तो होता ही है, उसके अलावा एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है ना, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 153 कहता है एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं ना, या दूसरे सदस्यों को भी अगर पद से हटाना होता है तो उनके लिए क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है ना, वो भी अगर कदाचार के आधार पर, या फिर बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे छोटे रीजन है जिसमें आपका कदाचार वाला है ना, जो कि रिट में आता है आपका। कदाचार के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को भी पद से हटाने की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से कर सकते हैं दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। कौन सी श्रेणी में है दोस्तों, तो ये है आपका किसमें है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है दोस्तों, है ना, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में K2 स्थित है ना दोस्तों। और आप अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये होता है आपका 8,611 मीटर, है ना।
ये आपका दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है K2, 8,611 मीटर। अगर वही पहले चोटी की बात कर ली जाए तो पहला चोटी है, आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट पहला चोटी है। और इसकी अगर हम लोग बात करें कि टोटल हाइट इसका कितना है, टोटल ये कितनी ऊंची है दोस्तों, तो ये है आपकी 8,848 मीटर, है ना, याद रखिएगा 8,848 मीटर। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत श्रृंखला में, है ना, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत में राज्यों को प्राप्त है क्या? तो दोस्तों भारत में राज्यों को क्या प्राप्त होता है? तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व ही प्राप्त होता है भारत में राज्यों को। राज्यसभा में राज्यों को क्या होता है एक्चुअली में? राज्यसभा में राज्यों को क्या प्राप्त है? तो जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व डिसाइड होता है ना। तो ये एक्चुअली सभी जगह का रूल है अपना देश में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को क्या वर्णित करता है? राज्यों का संघ के रूप, स्वतंत्र राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है ना। जो पहला अनुच्छेद है वही तो ये बताता है ना, भारत राज्यों का एक संघ है। हमने पहले भी डिस्कस करी थी। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं कहाँ पे? भारत में जो मंत्रिपरिषद के सबसे अधिक सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, नौकरशाही से होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद समिति से होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं लोकसभा से, है ना, पता होना चाहिए। लोकसभा से सबसे अधिक मंत्रिपरिषद होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट कैंडिडेट आते हैं। राज्यसभा में तो डायरेक्ट नहीं आते ना, डायरेक्ट तो इनका पब्लिक से चुनाव नहीं होता है ना, लेकिन इनका डायरेक्ट पब्लिक से चुनाव होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो दोस्तों फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? देविका रानी, याद रखिएगा ना, देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी रोडिका, है ना, याद रखिएगा। चलिए संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 का, उसी में किया गया था। निजी संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटाकर 300 के क में रख दिया गया था दोस्तों ना, जो कि आपका क्या है? संपत्ति का अधिकार। वो एक विधिक अधिकार के रूप में रह गया था ना, आपको पता ही है, 300 का क में रख दिया गया था ना। चलिए कानूनी अधिकार में इसको रख दिया गया था, है ना, मौलिक अधिकार से हटाकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? क्या है? किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो दोस्तों ये जो बिछुआ लोक नृत्य है वो असम से संबंधित है दोस्तों। असम का लोक नृत्य राज्य है, लोक नृत्य है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? तो दोस्तों आपको पता ही है सिविल सेवा कब से, मतलब एक कॉम्पिटिटिव के एथी से हो गया, क्योंकि जिसमें सभी लोग भारतीय भी एग्ज़ाम देकर उसको क्वालिफाई करके उसमें अपना सर्विस दे सकते थे। तो ये हुआ दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, है ना, याद रखिएगा। उस समय थे डलहौजी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 27 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्यों से होकर चंबल बहती है? तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, चंबल किस राज्यों से होकर बहती है। चंबल का जो बहने का वो डायरेक्शन है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है ना, राजस्थान से होकर बहती है दोस्तों। और उसमें भी आपका गुजरात नहीं आता है, बिहार भी नहीं आता है, तो ये तीनों तो ऐसे ही कट जा रहे हैं ना। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमि से चारों ओर वृद्ध लैंडलॉक कौन सा राज्य है? लैंडलॉक राज्य कौन सा है दोस्तों? देख लेते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे बिहार जो है वो लैंडलॉक राज्य है दोस्तों, क्योंकि गुजरात भी समुद्र से तट पे है, आंध्र प्रदेश भी और पश्चिम बंगाल पे, बे ऑफ बंगाल से, है ना, याद रखिएगा। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो दोस्तों किस राज्य के साथ है झारखंड की जो दामोदर घाटी परियोजना है, वो किस राज्य के साथ शेयर करती है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, कि ये दोस्तों है पश्चिम बंगाल के साथ इसकी साझेदारी है ना। यह परियोजना जो है वो अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर ही 1948 में स्टार्ट करी गई थी। दामोदर घाटी छोटा नागपुर की एक्चुअली क्या है, पहाड़ियों से निकल के पश्चिम बंगाल में हुगली में जाकर गिरती है। पश्चिम बंगाल की हुगली मेजर नदी है। इस परियोजना के अंतर्गत बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुरा और पतरातू में क्या है एक्चुअली ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन से राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आते हैं? डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये है बिहार राज्य जो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं दोस्तों, आपको पता ही है। भारतीय क्षेत्र की अगर बात की जाए और उसमें 2 जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वो कौन कौन से है दोस्तों? तो एक बंगाल की खाड़ी में कौन है, पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक है बैरन और एक है नरकोंडन, है ना, नरकोंडन और बैरन। बैरन द्वीप है, नरकोंडन द्वीप है ना, बैरन और नरकोंडन ये दोनों अंडमान निकोबार वाले एरिया में पड़ता है ना, याद रखिएगा। एक्टिव वोल्केनो है बोरन, है ना। करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किससे हरा कर जीता था? करनाल का युद्ध। तो दोस्तों करनाल का जो युद्ध हुआ था 1739 में, वो फारसी बादशाह नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को हरा कर जीता था, है ना। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा कर जीता था, याद रखिएगा। तो मोहम्मद शाह इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए दोस्तों, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों? 17,930.6 किलोमीटर, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भाग में नहीं बांटती है, वो कौन सी है? तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भारत की कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना, तभी ना हम लोग बता पाएंगे। तो ये आपके उन राज्यों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका आ जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना दोस्तों, याद रखिए। टोटल 8 राज्य हैं जहाँ से क्रॉस करती है। क्या है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और एक मिजोरम हो गया, है ना, MIZ मिजोरम। देख रहे हो, तो ये टोटल 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे गुजरात है, उड़ीसा नहीं है बिल्कुल भी, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल तो है ही, है ना, याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, याद रखिएगा। चलिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है कब? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है ना दोस्तों, वो कब होती है? तो ये 3 जनवरी के समय में होती है। 3 जनवरी का समय, है ना, 3 जनवरी को होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं? जब सबसे कम दूरी पर रहती है तो उस समय बोलते हैं पेरिहीलियन, है ना, पेरिहीलियन उसको बोला जाता है। और वही अगर दूर रहे तो क्या बोला जाएगा दोस्तों? तो उसको बोला जाता है एपीहेलियन, है ना, उसको एपीहेलियन कहते हैं। 3 जनवरी को सबसे कम डिस्टेंस पे होती है और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है दोस्तों, है ना, सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। अगर सूर्य पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी की बात की जाए तो एपीहेलियन इसको बोलते हैं, और समान तौर पर ये 4 जुलाई को होता है, याद रखिएगा। चलिए
निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो इसमें पोपिट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है दोस्तों। चलिए, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा में अपनी सर्विस देने वाले का नाम बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, है ना, याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करी थी। पाटलिपुत्र नगर की नींव किसने रखी थी? वो कौन थे? तो दोस्तों उदयन थे, अजातशत्रु के पुत्र थे दोस्तों उदयन। इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, है ना, हर्यक वंश के थे। चलिए, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है दोस्तों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है, यहाँ पे कोटा है, धौलापुर है, ग्वालियर है, जबलपुर दोस्तों, ये जो है वो जबलपुर वो कहाँ पे स्थित है? तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो दोस्तों ये शनि ग्रह का परिक्रमा करता है। तो दोस्तों ये शनि ग्रह की परिक्रमा करता है टाइटन। अगर बात करें पहले सबसे बड़े चंद्रमा की, तो उसका नाम है दोस्तों गैनेमाइड। क्या नाम है? गैनेमाइड। गैनेमाइड। और ये बृहस्पति ग्रह को चक्कर लगाता है दोस्तों, है ना, बृहस्पति ग्रह। ये सबसे बड़ा है 1 नंबर, और टाइटेनियम हो गया 2 नंबर, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन थे दोस्तों? वो थे ढोंडो केशव कर्व, है ना, ढोंडो केशव कर्व। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो पुठारी मनाया जाता है ना, वो कर्नाटक का एक वो है, जनजाति है, जिनका नाम है दोस्तों कोडावा, है ना, कोडावा। कर्नाटक के है ये जनजाति, तो उनके द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। तो दोस्तों ये मणिपुर का पूछ रहा है, तो वहाँ का जो भक्तिपूर्ण लोक संगीत है वो दोस्तों वो है खुबाक एशई, है ना, खुबाक एशई, याद रखिएगा दोस्तों, खुबाक एशई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 फीट अक्षांश के निकटतम है? तो दोस्तों 8 फीट 4 मिनट के अक्षांश के निकटतम कौन सा है दोस्तों? तो वो है कन्याकुमारी, है ना, याद रखिएगा, कन्याकुमारी है दोस्तों। आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 4 के ए में कौन सा तत्व रखा गया है? तो दोस्तों उसमें रखा गया है लेड, है ना, 82वें क्रमांक पर है, तो इसी को रखा गया है। चलिए, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्रक से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व घूर्ण कितना होगा? तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इसका जो हो जाएगा जड़त्व घूर्णन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2mr²/5, है ना, देखिए 2mr²/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, कौन सी मिश्र धातु में सीसा और टीन दोनों होते हैं? तो दोस्तों किस में होते हैं? तो वो है सोल्डर, है ना, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वायर को टच चिपकाने के लिए किसी भी कनेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किस ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट होती है? तो क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट होता है दोस्तों वो कौन कौन से ग्रहों के बीच में होती है? तो दोस्तों वो होती है किस में? तो वो होती है बृहस्पति ग्रह
और मंगल के बीच, है ना, याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? देखते हैं दोस्तों, ऊन, जो कि आपका ऊन मिलता है भेड़िए से। नायलॉन, हाँ नायलॉन हो सकता है दोस्तों। रुई तो ऑफकोर्स आपको कृत्रिम नहीं है क्योंकि पेड़ से ही मिलता है दोस्तों। रेशम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेशम भी आपका कीड़ा से ही प्राप्त होता है, आपको पता ही है। मलबेरी ट्री पे जो होती है ना, तूत पे, सहतूत के पेड़ पे जो होते हैं कीड़े, है ना, तो उनसे आपका रेशम मिलता है दोस्तों, है ना, सिल्क बोलते हैं ना, सिल्क। चलिए, और रुई भी आपके पौधे से प्राप्त हो जाते हैं। ऊन भी आपका जनरली भेड़ से प्राप्त हो जाता है, लेकिन नायलॉन जो है वो दोस्तों बनाया जाता है ना। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो आयरन, Na सोडियम, Cu कॉपर, Al अल्युमिनियम। तो इसमें कॉपर सबसे न्यूनतम क्रियाशील हो जाएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि इसके अष्टक लगभग पूरे हुए होते हैं, या फिर बहुत कम होते हैं। चलिए, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जोड़ने में, कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से कौन जोड़ता है दोस्तों? कौन सी हड्डी जोड़ती है? तो वो है दोस्तों मेसेटर नामक मांसपेशी, है ना, मेसेटर। मेसेटर नामक मांसपेशी है जो कनपट्टी को जोड़ती है ना, जबड़े से। चलिए, इनमें से कौन संक्रमण रोग नहीं है? संक्रमण रोग कौन नहीं है दोस्तों, यही पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात कर ले तो संक्रमण के मामले में कैंसर को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी संक्रमण रोग नहीं है, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तो कैंसर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संक्रमण रोग है एक्चुअली, है ना, ये संक्रमण से फैलते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो दोस्तों देख लेते हैं अकार्बनिक यौगिक कौन से हैं। अल्कोहल, ईस्टर, तो दोस्तों यहाँ पे जो अमोनिया है ये अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कोई कार्बन ना हो। तो आपको पता ही अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है दोस्तों, NH3 होता है। यहाँ कहीं भी कार्बन आपको नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से अकार्बनिक यौगिक है दोस्तों, है ना। बाकी सब में कार्बन होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका एल्कोहल का ले लो तो CnH2n+1 होता है ना, इसका CnH2n+1। अगर वही ईस्टर की बात कर लीजिए तो होता है वो RCOOR होता है ना। अगर वही मीथेन की बात कर ले तो CH4 होता है। कार्बन यहाँ पे भी है दोस्तों, है ना। तो कार्बन कहाँ पे नहीं था? तो वो आपका NH3 अमोनिया में नहीं था, है ना, याद रखिएगा। चलिए, टेस्ला किसकी इकाई है दोस्तों? तो टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है, याद रखिएगा। चलिए, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? बालू जो होता है ना, बालू जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और लाइम, इन्हीं को क्या किया जाता है? गलाकर साधारण ग्लास तैयार किया जाता है ना, साधारण ग्लास कांच का तैयार किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो इसका एक्चुअली जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना।